नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा, जो आप लोगों के लिए सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को रिवीजन करते हुए सतत रूप से रेपिटेटिव मोड में देखें, जिसका लाभ आप स्वयं अनुभव करेंगे एग्जाम हॉल में। मैं ये डेली एश्योर करता हूं आप लोगों को यहां पर। और जैसा कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि ये जो आपकी न्यूज होती है वो आपके सारे लीडिंग सोर्सेज से कलेक्ट की जाती है, फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही दोस्तों आगे चलने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं, जिनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हैं और उन्हें ज्वाइन करके आप उनका महत्तम लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा फ्री जो आपका टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है @ऑनली करंट अफेयर्स, चैनल के नाम से ही है, अगर उसे अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स नोटिफिकेशंस होते हैं वो वहां पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आइए आगे की ओर चलेंगे और आज के फर्स्ट आर्टिकल को देखेंगे हम लोग। आज का जो फर्स्ट आर्टिकल है, यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क को यहां पर रखा गया है, जो कि आपका एनवायरमेंट का कोर पार्ट है। तो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 3 दोनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग। उसके साथ ही ये प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर रेफरेंस क्या है कि जो इंटेक है, जिसका नाम द इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज है, उसने क्या किया है, हैज कॉल्ड फॉर ग्रेटर कन्वर्सेशन ऑफ वेरियस साइट्स इन विशाखापट्टनम, इंक्लूडिंग जो आपका मंगामरीपेटा है ना, क्या है ये आपका एक बीच है, एंड एरामेटी जो आपका डिबा ब्लू है अंडर द यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क। अब यूनेस्को के, अब यहां पर हमको क्या मिल गया, यूनेस्को। तो अब इसके जो आपके प्रोग्राम्स है, लाइक मैप है आपका, है ना, मैन एंड बायोस्फीयर, ये सब हम चीजें, ये जो चीजें हैं उसको हमको यहां पर रिवाइज करना चाहिए और एक A4 साइज की शीट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना चाहिए। इस तरीके से आपके जो नोट्स होंगे आने वाले टाइम पे बहुत ही ज्यादा क्रिस्प और बहुत ही एनरिच्ड होंगे, जो डायरेक्टली आपको वहां पर रिवीजन में सहायता करेंगे। ठीक है ना। तो यहां पर इसके की पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, बिल्कुल फैक्चुअल चीजें हैं, इसमें कोई एनालिसिस की जरूरत नहीं है। तो हम लोग सिर्फ यहां पर देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए जा रहे हैं यहां पर। तो इंटैक्ट जो है इज पुशिंग फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द जियो पार्क, सीधी बात है, विशाखापट्टनम में एरिया बता दिया है इन लोगों ने कि एरा माटी जो आपका डिबा ब्लू है, रेड सैंड ड्यून से ये आपकी, है ना, लाल रेत के जो आप टीले सैंड ड्यून्स वगैरह पढ़ते होंगे, नेचुरल रॉक फॉर्मेशन इन मंगामरीपेटा, मिलियन ईयर ओल्ड बोरा केव्स एंड वोल्केनिक ऐश डिपॉजिट्स, है ना। तो ये सब वहां के स्पेसिफिक क्या बता रहे हैं, फीचर्स बता रहे हैं। अब इसमें कोई भी एनालिसिस का स्कोप नहीं है, ठीक है ना, फैक्चुअल चीजें, इसलिए रीड आउट कर रहे हैं अपन यहां पर इसको। उसके अलावा ये बताया जा रहा है कि वर्तमान में 44 जो आपकी कंट्रीज हैं उसमें 161 यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क हैं, लेकिन अभी तक भारत का एक भी आपका ऐसा साइट नहीं है जिसको इस नेटवर्क के तहत शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि नहीं। देखिए वर्ल्ड जो आपका बायो नेटवर्क साइट्स है वो भी भारत में है, सब कुछ है, हमारे यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी भी है ना, फ्लोरा फौना दोनों को लेके, ठीक है। तो वो सब चीजें आप देख रहे हैं। अब ये तो इंपॉर्टेंट हो गया ना कि भैया इस तरीके की साइट्स में एक भी साइट इंडिया की नहीं है ना, इसलिए जो है वहां पर अप्रोच किया जा रहा है, इसको याद रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम, क्योंकि ये मतलब स्टेटमेंट फ्रेम किया जा सकता है कि अभी तक भारत में 2 साइट्स हैं, है ना, तो हमको पता नहीं होगा तो हम वहां पर क्या करेंगे, या फिर डायरेक्टली लिख दे कि अभी तक एक भी पंक्चुएशन बना के एक भी साइट्स नहीं, तो हम देखेंगे कि नहीं भैया भी लगा है, पंक्चुएशन एलिमिनेट कर दो। तो थोड़ा इस जगह देखिएगा, यूपीएससी यहां पर भी साइकोलॉजिकल गेम जो है प्ले करने लग गई है पंक्चुएशन में। पहले एलिमिनेट हो जाते थे वैसे जो स्टेटमेंट्स होते थे, लेकिन अब उनको भी ध्यान से देखने की जरूरत होती है। अपार्ट फ्रॉम यूनेस्कोज ग्लोबल जियो पार्क इनिशिएटिव टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है ना, देखिए जो भी आपकी इसके पहल के अलावा जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके कंजर्वेशन के लिए ये कार्य कर रहा है, ठीक है ना। तो 2 जो और भी इनकी पहल है जो मैंने बताया आपको, एक तो आपका बायोस्फीयर रिजर्व हो गया जिसको मैप बोलते हैं, उसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई, है ना, जो विश्व विरासत स्थल वगैरह, ये सब जो है आपका 70s में आप देखेंगे, ठीक है ना, 71, 72, 73 सारे जो आपके डेवलपमेंट्स है ना वो उसी टाइम पे चल रहे हैं। स्टॉकहोम वहां समिट चल रहा है, फिर हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आ रहा है, फिर उसके बाद वाटर वाला एक्ट आ रहा है, एयर वाला आ रहा है। तो ये जो पूरे विश्व में एक पहल स्टार्ट होती है ना, मतलब 50s के बाद 60s, 70s
कंट्रीज में आके, तो वो एक एनवायरमेंटल जो आपका एस्पेक्ट है उसको लेके बहुत सारे इनिशिएटिव्स पूरे वर्ल्ड में लिए जाते हैं। अब ये पार्क होता क्या है, जो यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क है, ये जानने की जरूरत है। तो सीधी बात है, ये जो है आपका सिंगल यूनिफाइड ज्योग्राफिकल रीजन है, ठीक है ना। क्या है? सिंगल यूनिफाइड ज्योग्राफिकल रीजन है दैट मैनेज साइट्स एंड लैंडस्केप ऑफ इंटरनेशनल जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस विद अ होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी, एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या? 3 चीजों को याद रखना है। एक तो ये इंटरनेशनल जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के लिए होगी, तभी हम उस क्षेत्र को क्या करेंगे, उस रूप में जो है ग्लोबल जियो पार्क के रूप में उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। और उसका कॉन्सेप्ट क्या है? होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी, एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। और ये जो आपकी पहल है वो प्रमोट करती है प्रोटेक्शन को, किसके प्रोटेक्शन को? अर्थ की डाइवर्सिटी को। वही बात है, बाय एक्टिवली एंगेजिंग विथ लोकल कम्युनिटीज। आ गई बात फिर से लोकल कम्युनिटीज की, जैसे REDD देखा था हमने, तो वहां भी प्लस जो साइन लगता है वो क्या है आपका? लोकल जो आपकी कम्युनिटी है उनका पार्टिसिपेशन। जब भी आप जिस क्षेत्र को आप संरक्षित करना चाह रहे हैं, अगर वहां के स्थानिक लोग जो हैं, लोकल पीपल्स हैं, अगर उनका आप सहयोग नहीं लेंगे तो वो पूरी तरीके से सफल हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये जो है चीज, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा यहां पर जो लिखा जा रहा है कि जियो प्लेसेस ऑफ जो आपके विशाखापट्टनम, जिसके लिए हम अप्रोच कर रहे हैं, तो एक तो आपका एरावाटी डिबाब्लू है ना। तो देखिए, अब ये डिबालू या डिबाब्लू जो भी आपको देखना हो, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा आप लोग। तो इसके बारे में हमको जानने की जरूरत है। तो एक तो हमने देख लिया था कि जो सैंड ड्यून्स या सेडिमेंट्री जो आपकी रॉक्स वाला ये का आपका क्या है, एरिया है। तो ये कोस्टल रेड सेडिमेंट्री ड्यून्स है बिटवीन कहां किसके किसके बीच? विशाखापट्टनम और जो आपका भीमुनी पत्तनम है, ठीक है ना। लोकेशन जो है ये देखने की जरूरत है क्योंकि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी जो विड्थ है ना, यहां पर जो ड्यून्स वगैरह है उसकी जो रेंज है, उनकी जो चौड़ाई की जो यहां पर रेंज बताई जा रही है वो 200 मीटर से लेके 2 किलोमीटर के बीच में है, विच एक्सटेंड्स अप टू 5 किलोमीटर अलोंग द कोस्ट, ठीक है ना। नॉर्मल सी चीज है, स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल फीचर है, देख जाइएगा। इसके अलावा यहां पर नेचुरल जो रॉक फॉर्मेशन है, मंगारी जो आपका मंगा मरीपेटा है जो आपका एरिया, उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये वहां जा रहे हैं आपके आइस एज में, है ना। आइस एज में जा रहे हैं, आप लोग पढ़ते होंगे प्लेस्टिसोन और ये सब पढ़ते होंगे ज्योग्राफी में, वही सब एरिया मतलब एरा बता रहे हैं। इट मे बी अ स्ट्रक्चर डेटिंग बैक टू द लास्ट आइस एज सिमिलर टू द नेचुरल रॉक आर्क ऑफ क्या, जो आपका सिलथोरनम है, ठीक है ना, इन द तिरुमाला हिल्स। तिरुमाला हिल्स आप लोगों को पता होगा, इट इज नेचुरल रॉकी आर्क, है ना, लोकेटेड ऑन द मंगा मरीपेटा कोस्ट अपोजिट द, कहां पर, किसके अपोजिट है ये आपका? तो थोटल जो आपका थॉटला कोंडा है, क्या है? थॉटला कोंडा बुद्धिस्ट साइट इन द ईस्टर्न घाट। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं? ये एक तो बुद्धिस्ट साइट भी है, ऊपर से यहां पर नेचुरल जो आपके साइट्स के रूप में हम इसको जो है क्या कर रहे हैं, मतलब अप्रोच कर रहे हैं बनाने के लिए। तो बुद्ध और जैन तो वैसे भी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। तो अब ये एक नया फैक्ट मिला ना, किताबों में जल्दी नहीं मिलेगा, है ना। तो इसको हम किनारे कर सकते हैं कि भैया है कहां पर, कैसा है ना, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट। ऐसे हमको चीजों को निकालना है। उसके अलावा बोरा केव्स हो गई आपकी। तो स्टैलेक्टाइट और जो आपका स्टैलेग्माइट है, आप लोगों को पता होगा ये कंदराएं होती हैं हिम से बनी हुई, है ना। तो एक जो है आपकी छत से लटकी हुई होती है ना। तो दोनों जो है अलग अलग तरीके से जो आपकी फॉर्म होती हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि स्टैलेक्टाइट क्या होता है, स्टैलेग्माइट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ओनली 3 to 4 पॉइंट्स, ओनली 3 to 4 पॉइंट्स। ये आपके पीसीएस के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंसेप्चुअल वाइज हमको बनना भी चाहिए, है ना। कहीं भी पूछा जा सकता है ये आपका, ठीक है, कई एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर जो है स्टैलेक्टाइट स्टैलेग्माइट जैसी जो है आपके स्ट्रक्चर संरचनाएं पाई जाती हैं, और इसे जो भी आपके भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान है आपका, ठीक है ना, उसके भूवैज्ञानिक जो थे आपके विलियम किंग जॉर्ज, है ना, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। विलियम किंग जॉर्ज के द्वारा इसको क्या किया गया था, खोजा गया था। ये लगभग 1 मिलियन वर्ष पुरानी गुफाएं हैं जो समुद्र तल से 1400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये सब जो है आप नोट डाउन करके किनारे रखिएगा। इसके अलावा वॉल्केनिक ऐश और जो ऐश डिपोजिशन की बात कर रहे हैं, तो ये जो है आपका फ्रॉम जो आपका आंध्र प्रदेश बोल रहे हैं अराकू, है ना, 73 ईयर जो 1000 ईयर्स एगो फ्रॉम टोबाज वॉल्केनिक इरप्शन इन इंडोनेशिया। आपको पता है कि जो है पहले जो है आपका साउथ वाला जो आपका पार्ट है, जैसे आपका इंडिया है
अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब क्या था, एक साथ जो है जुड़ा हुआ था, है ना। आपने मतलब डेवलपमेंट देखा होगा कि किस तरीके से जो है हमारा इंडिया अलग होगा, किस तरीके से सारी चीज़ें जो है अलग होती, पेंजिया, पैंथालसा, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, वो सारे कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, बस उसी से इसको रिलेट करिएगा, ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज़ है। तो ये जो है इसके बाद इंपॉर्टेंस बता रहे हैं भैया जियोलॉजिकल पार्क के, तो सबसे पहले ये कि भैया उस क्षेत्र का हम संरक्षण करेंगे। अब वहां पर 3 चीजें थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी था वहां पर, कंजर्वेशन भी था और एजुकेशन भी था, बस तीनों फ्रंट में हमको जो है वहां पर लिखना है, दैट्स इट, रटना नहीं है। दीज आर जनरेटिंग न्यू सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ इनोवेटिव लोकल क्या इंटरप्राइजेस, क्यों, क्योंकि वहां एजुकेशन की भी बात है, न्यू जॉब्स अपॉर्चुनिटी एंड हाई क्वालिटी ट्रेनिंग कोर्सेज थ्रू सस्टेनेबल जियो टूरिज्म। ये इतना बड़ा डोमेन है, अभी भी हमारे यहाँ टूरिज्म जो है ना वो पूरी तरीके से मोबिलाइज नहीं किया गया। आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे वर्ल्ड को देखिए, यूरोप हो, यूएस हो, यहाँ तक कि इंडोनेशिया, सिंगापुर और जो आपकी इस तरीके की जो आइलैंड कंट्रीज हैं, इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो बन गई हैं, वो टूरिज्म के कारण बना, ठीक है ना। इसमें बहुत अच्छा एक क्वालिफाइंग पेपर में एक बहुत अच्छा जो है वो पूरा का पूरा फेज दिया था उन्होंने, है ना, जो अपन मतलब पैसेज वगैरह सॉल्व करते, कभी मौका मिले तो आप देखिएगा यूपीएससी का, इतना बढ़िया पैसेज लिखा गया, वो पूरा आंसर है, उस तरीके से आंसर लिखा जाना चाहिए। आप लोग पूछते ना आंसर कैसे लिखना है, आंसर वैसा लिखा जाना चाहिए। आप कभी पढ़िए जो क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं यूपीएससी के, उसके हिंदी इंग्लिश दोनों का पेपर निकालिए आप, नॉर्मल जो पैसेज देखिए आप देखिए कितने बढ़िया से प्रेजेंट किया जाता है वहां पर, बस वही हमको लहजा पकड़ना है, दैट्स इट, है ना। तो ये जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कोप है और अभी तक भारत में जो है पूर्णतः जो है इसका दोहन नहीं किया गया है। तो एक तो ये आपका आइडेंटिफाई किया जाएगा, इसके लिए जो है नए नए जो है इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे तो इसको मोबिलाइज किया जा सकेगा। उसके अलावा इट इज एस्टैब्लिश थ्रू अ ग्रास रूट प्रोसेस इन्वॉल्विंग ऑल द रिस्पेक्टिव कौन कौन लोकल देन रीजनल स्टेक होल्डर्स एंड अथॉरिटीज ऑफ द रीजन। बस 3 ही लोगों की बात है यहाँ पर, ये बहुत नॉर्मल सी चीज है। इसके अलावा इट गिव्स लोकल पीपल अ सेंस ऑफ प्राइड इन देयर रीजन, बिल्कुल ठीक बात है, उनको गर्व भी होगा भैया कि हमारे क्षेत्र को जो है इतनी महत्ता दी जा रही है, तो वो और भी मतलब साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है, तो फिर वो उनकी जो है एफिशिएंसी वहां पर और बढ़ जाएगी, ठीक है ना, एंड स्ट्रेंथन्स देयर आइडेंटिटी विद द रीजन, ठीक है। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से रिलेटेड है, ये काफी दिन से न्यूज में भी है, आप लोगों को पता होगा। तो ये जो है आपका क्या है, ये आपका पेपर 2 में रख सकते हैं, पेपर 3 में भी रख सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। तो यहां पर जो रेफरेंस दिया गया है, जो ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, इसके बारे में आपको पता होगा, इस पद के बारे में उन्होंने कहा है कि जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है या एनपीआर शेड्यूल है इज बीइंग फाइनलाइज्ड, ठीक है ना। तो उसको जो है अब अंतिम रूप दिया जा रहा है और वहां पर यह भी कहा उन्होंने कि दैट नो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द 2021 सेंसस, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीजें रेफरेंस है। अब हमको इसका बैकग्राउंड जानने की जरूरत है ना, थोड़ा सा मतलब हमको बैकग्राउंड हर टॉपिक का थोड़ा सा जो है अंदाजा होना चाहिए कि किस तरीके से वहां पे डेवलपमेंट हुआ, तभी हम एक अच्छा जो है उत्तर लिख पाते हैं। तो अ क्वेश्चन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन है, किसके थ्रू पूछा गया, आरटीआई, कौन सा है ये 2005 का, क्या ये गुड गवर्नेंस का पार्ट है। जैसे ही टॉपिक मिले हमारे दिमाग में सारी चीजें सराउंडिंग घूमे, अच्छा आरटीआई, अच्छा आरटीआई सेकंड पेपर में क्या गवर्नेंस, अच्छा 4th पेपर में भी है, तो इसका एथिकल पर्सपेक्टिव भी देखना। आरटीआई में भैया 2 पन्ने का नोट्स बना के किनारे कर लीजिए ना, नहीं तो फिर सिलेबस वाइज, अरे वो तो हमने तो गवर्नेंस पढ़ा ही नहीं, हमको तो गवर्नेंस, चीजों को जो है अलग अलग स्कैटर्ड मत करिए, जितना जोड़ के पढ़ेंगे ना उतने क्रिस्प नोट्स बनेंगे। सिर्फ साइकोलॉजी से खेलने के लिए चीजों को वुमेन्स को पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 में रखा गया। अब बहुत लोग सोचते हैं कि यार पेपर 1 में हम लिखेंगे तो अलग टाइप से, क्यों लिखोगे अलग भाई, प्रॉब्लम सेम है ना, क्यों लिखोगे अलग, लिखने का प्रेजेंटेशन अलग हो जाता, फैक्ट्स जो है वो वही होते हैं, उन्हीं को लेके एनालिसिस करना होता है ना। ये मैं बातें ये क्यों करता हूं, ठीक है ना। आर्टिकल पढ़ना बहुत आसान है, खुद से पढ़ सकते हैं, हमारा जो ध्येय है वो अलग है, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, खुद पर परजीवी नहीं रहना है कि दूसरा जब बताएगा वही, आपको खुद की अपनी एबिलिटी को डेवलप करना है, स्किल को डेवलप करना है ना, क्योंकि एक ही फैक्ट सबके पास होते हैं, लिखने के तरीके बदल जाते हैं, है ना। जो रास्ता है ना सफलता का वो सबका अपना अपना होता है, जरूरी नहीं एक ही रास्ते से होकर जो है आदमी गुजरता है ना, समझ रहे हैं ना आप। मेहनत तो करना ही है, लेकिन मेहनत करने का क्या डायरेक्शन है, कौन किस में कंफर्टेबल है ना, किसकी जो है अच्छी पकड़ के सब्जेक्ट में, सब लोग एक जैसे तो नहीं होते ना, ठीक है ना। तो रेगुलर आंसर राइटिंग भी करते रहिएगा जरूर, ठीक है ना। तो यहां पर वही बताया गया है कि यहां पर जो है आरटीआई के अंतर्गत जो पूछा गया था सवाल, उसी के दौरान ये प्रत्युत्तर दिया गया है कि भैया यहां पर क्या
अपडेटेड इंफॉर्मेशन ऑन द लाइकली डेट ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ द सेंसस, क्योंकि आपको पता है कि 2021 में आपके लिए नया काम आ जाएगा। 11 की जनसंख्या 10 साल पढ़ लिया लोगों ने, अब 21 की आ जाएगी, तो उससे बहुत सारी जो सैम्पलिंग आएगी उससे हम बहुत सारा डेटा निकालेंगे कि हमारे यहाँ सोशल इंडिकेटर्स कैसे हैं। हम जब हमारे पास वैसा डेटा होता है तो फिर हम पॉलिसीज लाते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। समझ रहे ना आपकी क्यों कराते हैं ये जनगणना वगैरह, ठीक है ना। तो वो हमारे लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वही बताया जा रहा है, हाउस लिस्टिंग एंड सेंसस ऑफ हाउस। The National Population Register, which was to be started from April 1, these were to be held simultaneously, है ना। simultaneously जो है दोनों को जो है स्टार्ट किया जाना फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर, बट वर पोस्टपोन्ड हो गया ये, आइडेंटिफाइड टू मार्च 25 ड्यू टू द एपिडेमिक। तो भैया कोरोना ने सारी चीजों को जो है वो क्या कर दिया है, उसको पोस्टपोन कर दिया है। इसका जो प्रभाव है वो लगातार आप देखते चल रहे हैं। अब आपके लिए कोरोना का इंपैक्ट जो है हर रोज देखने को मिल रहा है ना। अब ये आपके ऊपर है कि हम किस तरीके से उसको डाइवर्स बनाएं, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको ऐसे या कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं आएगा कोरोना के वायरस के बारे में। वो ह्यूमैनिटी में क्वेश्चन अलग टाइप से फ्रेम करते हैं कि भैया इसने किस तरीके से जो है बहुआयामी रूप से भारत को जो है प्रभावित किया है, पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों बताइए, और किस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए गए और आगे क्या किया जाए कि अब जो है पूरी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके, है ना। इस डोमेन में सोचना है हमको, है ना। दोनों तरह से सोचिएगा, वैश्विक लेवल में भी और भारत के स्तर पर भी, है ना, ताकि अच्छा ऐसे जो है वो लिखा जा सके। ठीक है। तो यहां पर डेप्यूटी रजिस्ट्रार आपके जनरल हैं A.K. सामल जी, ठीक है ना, सामल जी, उन्होंने रिप्लाई किया वो RTI के रेफरेंस में। उन्होंने कहा कि डिस्क्लोजर ऑफ द सेंसस 2021 प्रोसेस कुड लीड टू कंफ्यूजन एंड अफेक्ट द वर्क विच इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, therefore these are not being provided under section 8 subclause 1 of the RTI Act 2005, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं कि भैया ये राष्ट्रीय महत्व का है। आपको पता होगा कि RTI के अंतर्गत जो है एक चीज बता देते हैं कि भैया जो प्राइवेसी वाला वो निकाल लेते हैं फंडा, है ना। जैसे आपने ऑफिशियल जो सेक्रेसी एक्ट देखा होगा जो कॉलोनियल टाइम का है हमारे यहाँ, ठीक है ना, 1925-25 का, आप देख लीजिएगा उसको। उस तरीके की जो कुछ आयाम होते हैं तो उसमें जो है जवाब देने से मना कर देते हैं, और ये हमेशा यहां पर बताया जाता है कि क्यों भैया RTI के अंतर्गत सूचना तो दीजिए जिससे देश में किसी तरीके का नेगेटिव इंपैक्ट अगर नहीं जा रहा है। ये तो आपका वो है, क्या बोलते हैं, एक तरीके का एक्सक्यूज है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है इस डोमेन में आप एक बार तैयारी, और आज के लिए क्वेश्चन भी यही है आपके लिए, ठीक है ना, कि RTI एक्ट के प्रमुख प्रावधानों को लिखना है। ये मैं इसलिए लिखवाता हूं ताकि आपको एक बार तैयारी समझ हो जाए, कोर की, बेसिक्स की, वो पता होना जरूरी है, तभी आप एनालिसिस करेंगे। उसके बाद इसने जो है किस तरीके से भारत में सुशासन को, गुड गवर्नेंस को सुनिश्चित किया है, ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित किया है, और इसमें क्या विवाद हैं, क्या आपके ऐसे विषय हैं जहां पर विवाद हैं, और उनको किस तरीके से एड्रेस किया जाना चाहिए वे फॉरवर्ड के साथ। आपको अब इतना बड़ा क्वेश्चन कैसा भी हो गया, आप लिखेंगे क्या, RTI क्या है, उसके प्रमुख प्रावधान क्या है, क्यों लाए गए हैं, फिर ये किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को जो है वो क्या कर रही है, इंश्योर कर रही है, मींस गुड गवर्नेंस को इंश्योर कर रही है, किस तरीके से। अब इसके कुछ जो प्रावधान है, कहां पर विवाद की स्थिति है, ठीक है ना, क्यों विवाद है वहां पर, और क्या वहां पर किया जाना चाहिए कि इसको जो है और अच्छे से जो है इसको प्रयोग किया जा सके, है ना। बस इस डोमेन में आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट है, जरूर लिख के दिखाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद ही ऑल्सो सेड दैट these clauses would affect the information, the sovereignty and integrity of India। ये सबसे बड़ा ग्राउंड है ना, जो ये ग्राउंड है आपका। अब अगर आप आर्टिकल 19 देखेंगे तो वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसी के अंतर्गत जो है सूचना का अधिकार भी आप देख सकते हैं। जब वहां पर आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस देखेंगे तो उसमें एक डोमेन आपका ये जो सबसे बड़ा है, ठीक है ना, और ये बोल रहे हैं कि संप्रभुता अखंडता को तो प्रभावित करेगा ही, राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक और आर्थिक हितों को भी बेचारा वो प्रभावित कर देगा, विदेशी राज्य के साथ संबंध, अपराध को बढ़ावा देने के लिए भी नेतृत्व करेगा। तो ये सब जो है आपको यहां पर जो है प्रावधान दिए गए, कौन से खंड में, ये आपके सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 में, है ना। मैंने आपको बताया कि कुछ जो प्रावधान है RTI के अंतर्गत, इसी के अंतर्गत है। तो एक बार RTI पूरा रीड आउट करके आप देख लीजिएगा, नॉर्मल सी चीजें हैं, ठीक है ना ये। इसके बाद राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है क्या, तो भैया जो हमारे यहाँ सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, आप लोगों को पता होगा, उसके अंतर्गत एक लिस्ट जो आपकी कॉमन रेसिडेंट्स की होती है कंट्रीज के अंतर्गत, ठीक है ना, उसी को जो है इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो क्या लिखे हैं कि भैया ये लिस्ट है आपकी कॉमन रेसिडेंट्स की ऑफ द कंट्री विच इज मेड एट द लोकल, सब डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल्स। तो सारे लेवल्स आप ले लीजिए, है ना, जो हायरार्की है हमारे यहाँ, ठीक है ना, उसमें सारी जगह जो है यहाँ पर जो है एक तरीके से क्या की जाती है, सेंसस को एक जगह से रखा
रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है पॉपुलेशन के रजिस्टर को। और ये प्रोविजन किसके अंतर्गत है, तो सिटीजनशिप एक्ट जो नागरिकता अधिनियम है 1955 का, ठीक है ना। अ पर्सन हु हैज, अब इसको एक बार देख जाइएगा, इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है तो क्या प्रावधान है, ये सब जरूरी है। हमको ये होना चाहिए कि हमको टॉपिक मिले तो सही, इंपॉर्टेंट, हम उसको एक बार में जॉट डाउन करके किनारे करेंगे, फिर चीजें नहीं बदलती, एक एक पन्ने के नोट्स बनने चाहिए, है ना। किताबें मोटी होती तो अच्छा लगता है, ठीक है ना, लेकिन नोट्स हमारे बहुत पतले होने चाहिए कि हम चाहें तो पेपर के एक दिन पहले भी पूरा एक बार रिवाइज कर सकें। दैट वाज द स्ट्रेंथ, ठीक है ना। अ पर्सन हु हैज बीन लिविंग इन इंडिया फॉर 6 months और मोर और इंटेंड्स टू स्टे हियर फॉर नेक्स्ट 6 months, ठीक है ना, और मोर मस्ट कंपल्सरली रजिस्टर इन द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि ये प्रिपेयर किया जाता है अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड द सिटीजनशिप जो आपका रूल्स है 2003 का, इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2010, ठीक है ना। जो आपका ये है ना, आप लोगों को पता होगा 2003 वाला जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इश्यूज ऑफ जो आपके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना, उसके अंतर्गत, तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना। 2010 में जो है इसकी शुरुआत भी की गई है। ये सब फैक्चुअल चीजें हैं, इसको देखना जरूरी है। और यहाँ पर जो है कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर लिखा गया है, इसको चाहे आप तो नोट डाउन करके किनारे रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, ये आपका डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस 2020 से रिलेटेड है। पेपर 2 और 3 दोनों में रख सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आपका रेफरेंस लिया गया है, तो जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उसने कंसीडर किया है लीज जो होती है, लीजिंग शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग व्हीकल्स एंड लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, जिसको LUH बोल रहे हैं, टिल द इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म्स इन सर्विस आर फुली डेवलप्ड, है ना। तो ये नॉर्मल सा आपका क्या है आपका रेफरेंस है। अब हमको ये जानना है कि जो हमारी ये डिफेंस एक्विजिशन जो प्रोसेस है 2020 की, उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करके यहाँ पर रखने की जरूरत है। तो ये जो प्रोसेस है 2020 की, ये रिलीज की गई थी सितंबर में, इसी साल सितंबर में, फ्रॉम 1 अक्टूबर। जो आपका डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो आपका प्रोसीजर है 2016 का, वॉज एंडेड बाय अ न्यू पॉलिसी, तो उसी को सब्सिट्यूट कर दिया। नॉर्मल सी चीजें, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, बस देख जाइएगा इसको। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स है ये देखने की जरूरत, ये इंपॉर्टेंट है। हमको आंसर भी ऐसे ही लिखना है, हमारा आंसर में जो हेडिंग होनी चाहिए ना, वो ऐसी होनी चाहिए। उस वहां से एग्जामिनर के दिमाग में एक साइकोलॉजिकल पॉइंट जाता है कि हाँ इन्होंने क्रक्स को पकड़ा है। कहानी नहीं लिखना, वहां घुमा फिरा के लिखेंगे ना, इतना टाइम नहीं होता, नंबर नहीं देते वो, है ना। आप सोचेंगे कि मैं 20 नंबर में बहुत लिख के आया हूँ, मेरे को तो मार्क्स मिले, पता चला UPSC ने 2 नंबर दे दिए। अच्छा 10 और 15 नंबर के होते हैं, है ना, क्वेश्चंस उसमें। तो वही लिखा गया है यहाँ पर कि प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर द एनहांसमेंट ऑफ इंडिजीनियस कंटेंट बाय अडॉप्टिंग इंडिजीनियस कंटेंट, अ सिंपल एंड प्रैक्टिकल प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ इंडिजीनियस कंटेंट, यूज ऑफ इंडिजीनियस रॉ मटेरियल्स, इंडिजीनियस सॉफ्टवेयर सच एज फायर कंट्रोल सिस्टम, रडार, इंक्रिप्शन, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। क्या ये आपका आत्मनिर्भर भारत से कनेक्ट नहीं होगा? हमारा जो एक बहुत बड़ा बजट जो है, एक्सपेंडिचर जो है हमारा बजट का, वो कहां जाता है आपका? हाँ, डिफेंस इक्विपमेंट्स की खरीदारी में। तो अगर वहां से पैसा बचेगा आपका, तो जो आपका बैलेंस है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसको बोल लीजिए, तो सरकार का अगर रेवेन्यू जो है, जो अगर उसका पैसा बचेगा, तो वो पैसा फिर यूज नहीं करेगा सोशल जो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है आपकी, है ना। जैसे एग्रीकल्चर के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो बहुत सारे फंडिंग्स की जरूरत है ना। तो वो वहां पैसा बचेगा तो उसको वहां यूटिलाइज कर पाएंगे। देखिए फीचर्स वही है, टॉपिक बदल गया लेकिन हम वहां से कनेक्ट कर रहे हैं ना इसको, यही तरीका है। इसके बाद रिजर्वेशन इन कैटेगरीज फॉर इंडियन वेंडर्स, तो यहां पर जो है भारतीय जो आपके विक्रेता हैं उनको, मतलब कुछ कैटेगरीज में उनको थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए वहां पर रिजर्वेशन के प्रावधान है, एक तरीके से समझ लीजिए प्रमोशन है, उनको दिया जा रहा है ताकि वो वहां पर इंडल्ज हो सके। अंडर द न्यू प्रोविजंस मैनी टाइप्स ऑफ परचेजेस हैव बीन रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली, वर्ड देखिए आप, एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। फिर बात कर रहे हैं ना डोमेस्टिक जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का, उसको हमको प्रमोट करना है। मैंने बार बार बोला कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें आप देखेंगे तो प्राइमरी सेक्टर, देन सेकेंडरी, देन आपका सर्विस सेक्टर जिसको आप टर्शरी बोलते हैं। तो हम प्राइमरी से डायरेक्ट हमने स्विच किया टर्शरी में, हमारा ये जो है गैप है, इसी को बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल जो हमारे यहाँ क्या है, एक तरीके से कमी है। किसमें? संरचनात्मक कमी बोली जाती है भारतीय अर्थव्यवस्था में। अब इसको किताब में चाहे 20 पन्ने में लिख दे, क्रक्स यही है। ये हमको समझ में आ गया तो फिर हम एड्रेस कर ले जाएंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था में समस्या क्या। पहले हम ये तो जाने कि हमारी अर्थव्यवस्था में समस्या क्या है, तब तो इकोनॉमी में हम चीजों को समझ पाएंगे। और इकोनॉमी का कोर पार्ट ये है
वो जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में हम लोग परेशान रहते हैं, वो इकोनॉमी का पार्ट ही नहीं है। बैंकिंग सिस्टम सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो है एनालिटिकल क्वेश्चंस ही आते हैं इकोनॉमिक्स में, पेपर थर्ड में, ठीक है ना। तो रिजर्वेशन जो बता रहे हैं कि सम जो आपके कुछ जो आपके क्षेत्र हैं वो विशेष तौर पे भारतीय निर्माताओं के लिए वहां पर आरक्षित किया गया है, ताकि जो भी घरेलू भारतीय उद्योग हैं उसमें जो आपके हमारे जो निवासी हैं भारत देश के, है ना, उनकी भागीदारी को क्या कर सके, वहां पर बढ़ा सकें, उनके पार्टिसिपेशन को जो है बढ़ाया जा सके। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रैशनलाइजिंग ऑफ टेस्टिंग एंड टेस्टिंग प्रोसेस, है ना, जो भी आपकी प्रोसीज्योर्स है वहां पर। तो अब अगर ऐसा करना है कि भैया जो टेस्टिंग वगैरह हो रहा है तो उसको सर्टिफाई करना भी तो जरूरी होगा ना, तो ये एक तरीके से सर्टिफिकेशन है। कैसे? एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट्स कंफर्मिंग द फंक्शनल इफेक्टिवनेस, है ना, जो आपकी कार्यात्मक जो उसकी क्या है उत्पादकता है, जो प्रभाविता भी बोल सकते हैं उसको। फॉर द टेस्ट इक्विपमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन सुटेबिलिटी एंड अदर कंडीशंस। नॉर्मल सी चीज है, ठीक है ना। द स्कोप ऑफ द टेस्ट विल बी लिमिटेड टू द फिजिकल इवैल्यूएशन, भौतिक मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, ऑफ की ऑपरेशनल जो आपके पैरामीटर्स है। मतलब कुल मिला के ये कि उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए, उसको मतलब उसकी प्रामाणिकता के लिए वहां पर सर्टिफाई करने की आपकी ये एक तरीके का प्रोसेस है। इसके बाद इंस्पेक्शंस भी किए जाएंगे, तो ताकि जो है रेपिटिशन वगैरह ना हो, है ना, विशेष रूप से जो भी आपके इक्विपमेंट्स है तो उसमें किसी तरीके का रेपिटेशन ना हो, है ना। तो यहां पर यही बताया जा रहा है, नो रेपिटेशन ऑफ द inspection will be done especially during the acceptance of the equipment. third party inspection will also be done. तो न्यूट्रलिटी के लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की भी बात की गई है कि वहां पर न्यूट्रलिटी से निष्पक्ष होकर जो है वहां पर जो है असली जो है वहां पर मूल्यांकन किया जा सके, इंस्पेक्शन किया जा सके। इसके बाद डिजाइन और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं यहां पर, तो डीआरडीओ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और एक सेपरेट डेडिकेटेड चैप्टर इज इंक्लूडेड इन जो आपकी ये पॉलिसी है आपकी, ठीक है ना, तो 2020 वाली, फॉर एक्विजिशन ऑफ सिस्टम्स डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, डीआरडीओ, डीपीएसओ और जो आपका ओएफबी है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा ऑफसेट लायबिलिटी की भी बात की गई है यहां पर। तो ये जो आपका सरकारी निर्णय है, इसके अनुसार जो भी आपके इंटर गवर्नमेंटल जो भी आपके क्या होंगे, इंटर गवर्नमेंटल जो आपके एग्रीमेंट्स होंगे, मतलब दो सरकारों के बीच जो एग्रीमेंट हो रहे हैं उसको अंतर सरकारी बोलते हैं। तो सरकार से सरकार और जो आपके सिंगल जो भी आपके क्या हैं विक्रेता हैं, है ना, वो सब उनके माध्यम से यहां पर सौदा किया जाता है। याद रखिएगा, सारे प्लेयर्स के बारे में बता रहे हैं, है ना। इफ द डील इज डन थ्रू एन इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और इनिशियल जो आपके क्या हैं, इनिशियल जो आपके सोल वेंडर्स हैं, है ना, द गवर्नमेंट विल नॉट प्रोवाइड फॉर एन ऑफसेट क्लॉज इन द परचेज ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट अंडर द फॉरेन सेलर, इट इज नेसेसरी टू इन्वेस्ट अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इन इंडिया। नॉर्मल सी चीज है, इन पॉइंट्स में किसी भी तरीके के मतलब एनालिसिस का स्कोप नहीं है। आगे की ओर चलेंगे और यहां पर इंडस्ट्री जो आपकी फ्रेंडली कमर्शियल टर्म्स हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो भी आपके प्राइस है ना, जिसके मतलब अ प्राइस चेंज क्लॉज इज इंक्लूडेड फॉर लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स, जो आपके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके लिए, टू प्रिवेंट सेलर्स फ्रॉम रेजिंग इनिशियल प्राइस एंड फॉर लार्जर कॉन्ट्रैक्ट्स एट द एक्चुअल प्राइस ऑफ द प्रोजेक्ट। तो सारी चीजों को ध्यान दिया जा रहा है कि भैया जब वाइबल होगी वो चीजें तभी जो है वो कंपीट कर पाएंगी, है ना। तो इन ऑर्डर टू एंश्योर टाइमली पेमेंट्स टू द वेंडर्स, प्रोविजन ऑफ डिजिटल वेरिफिकेशन हैव बीन इंक्लूडेड विद इन द टाइम लिमिट। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत रख सकते हैं कि भैया जो काम कर रहे हैं उनकी पेमेंट वगैरह जल्दी हो जाए, है ना। तो वो जो है वहां पर सारी प्रोसेस को सिंप्लीफाई करके और उसको उससे ज्यादा से ज्यादा हम जो है वहां पर प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सके। दैट्स इट। आप ये बाकी जो है पॉइंट्स देख जाइएगा, नॉर्मल सी चीजें लिखी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये आपका चैपर वायरस है। तो हेल्थ के इशू के अंतर्गत है, पेपर 2 पेपर 3 दोनों में रख सकते हैं। इसका अभी ये जो आपका रेफरेंस है तो रिसेंटली देखा गया है कि ये जो आपका वायरस है उसमें जो ट्रांसमिशन है ह्यूमन टू ह्यूमन देखा गया है ना। मतलब ये बोल रहे हैं यहां पर कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ द रेयर चैपर वायरस हैज बीन कंफर्म बाय साइंटिस्ट इन बोलीविया, है ना। ये देख रहे हैं आप कितनी समस्याएं हो रही, नए नए जो वायरसेस हैं उनके अटैक देखे जा रहे हैं। तो की फैक्ट्स हमको जानने की जरूरत है, बिल्कुल प्रीलिम्स के लिए आपका फैक्चुअल पार्ट है ना। तो इसको देखने की जरूरत है। ये आपका ये जो चैपर है इज अ रूरल प्रोविंस इन द नदर्न रीजन ऑफ सेंट्रल बोलीविया, ठीक है ना। ये आपका एक ग्रामीण प्रांत है, उसी के नाम पे इस वायरस का नाम रखा गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, एक लाइन आप ये रख सकते हो। मैप में देख लीजिएगा बोलीविया है कहां पर, है ना, यूरोप वरप वैसे भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड द वायरस इज नेम्ड आफ्टर दिस प्रोविंस, नॉर्मल सी चीज है। और इसको जो है इस वायरस की खोज इसी स्थान पे हुई थी, इसलिए इसका नाम जो है यहां पर रखा गया है, ठीक है। अब ये हमारे लिए ज्योग्राफिकल एरिया इंपॉर्टेंट हो गया, डायरेक्टली चैपर पूछा जा सकता है कि कहां पर है। द वायरस नेम्ड चैपर फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन द रूरल एरियाज ऑफ बोलीविया इन द ईयर 2004। अब इसका सन 1 याद करने की जरूरत नहीं। अब
हमको ये देखने की जरूरत है इस वायरस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इसका नाम आप रेगुलर सुनते होंगे, हैज डिस्कवर्ड अ रेयर वायरस जिसका नाम चैपर है, ठीक है ना, और इन बोलीविया में इसकी खोज की गई। ये तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद जो चैपर वायरस है वो बिलोंग करता है आपका किसके अंतर्गत, ये जो आपका एरेना विरिडे वायरस जो आपकी फैमिली है उससे संदर्भित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, एक इसको नोट डाउन करिए। इसके अलावा लिखा गया है कि ये जो आपका एरेना विरिडे वायरस है ये एक तरीके की ऐसी फैमिली है जिसके अंतर्गत वायरस जो होते हैं आपके, ठीक है ना, मेनली जो आपके वहां पर ट्रांसमिशन करते हैं बीमारियों का, कृंतक मतलब रोडेंट, जैसे चूहा होता है, कृंतक जो कुतरते वगैरह है ना, वो ट्रांसमिट करते हैं इसके अंतर्गत जो भी वायरस होते हैं डिसीज को, इन ह्यूमंस और इबोला वायरस डिसीज, है ना, जो आपके बहुत सारी जो आपने इबोला के बारे में सुना होगा तो उसके लिए भी ये आपके जिम्मेदार वायरस के रूप में माना जाता है, ठीक है ना। नॉर्मल सी चीजें देख जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, इबोला से भी कनेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इबोला भी अभी 3-4 सालों में न्यूज में थी। तो अब रेगुलर अब जितनी एपिडेमिक्स वगैरह हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि कोरोना आ गया, वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हमको एक बार देखने की जरूरत है कि लास्ट 10-20 साल में ऐसी कौन कौन सी यार महामारियां हैं जो आ गई तो मतलब पूरे विश्व को तहस नहस कर दिया, एपिडेमिक, पैंडेमिक, ये सब इंपॉर्टेंट है। और ये टर्मिनोलॉजी भी ये बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में, रोज यूज करते हैं अपन वर्ड एपिडेमिक और पैंडेमिक में क्या फर्क होता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो है आपका ये जो चैपर वायरस है वो स्प्रेड अब हो सकता है, जो खोज की गई है, वन पर्सन टू अनदर थ्रू फिजिकल कांटेक्ट। अब जीका के बारे में क्वेश्चन फ्रेम किया था यूपीएससी ने, है ना, कि वहां पर लिखा था कि क्या फिजिकल ट्रांसमिशन से जो है, या वहां पर लिखा हुआ था कि जो भी आपके फिजिकल कांटेक्ट से क्या ये ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये एक पॉइंट मिल गया। अगर हमने समझ लिया है इस चीज को तो हम आसानी से वहां पर आइडेंटिफाई कर ले जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है। और यहां पर बताया जा रहा है कि माइस जो है आपके वो मेन इसके पैथोजेंस हैं ऑफ दिस वायरस एंड कैन बी ट्रांसमिटेड टू अनदर पर्सन बाय कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड, जो आपके रोडेंट है और इन्फेक्टेड पर्सन। याद रखिएगा, बिल्कुल फैक्चुअल चीजें हैं यहां पर। इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है कि सिम्टम्स क्या होते हैं इसके इन्फेक्शन के। तो सबसे पहली चीज, आप डेंगू का नाम सुनते होंगे तो इसका नाम बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने, हेमोरेजिक फीवर। इसमें क्या होता है, मतलब ब्लीडिंग वगैरह होने लग जाती है, ठीक है ना, और बचने की जो है उम्मीद बहुत कम होती है। डेंगू में भी ये वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, कोई नया वर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो हेमोरेजिक जो आपका फीवर है इज द मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम्स ऑफ दिस वायरस, इसको याद रख सकते हैं हम। इसके बाद इंपॉर्टेंट ये है इसके अंतर्गत जो नोट करने लायक है कि ये जो आपका हेमोरेजिक फीवर है ये सीरियस एंड फटाल डिसीज है, इससे मृत्यु हो सकती है ना, और होती है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। इट अफेक्ट्स द बॉडी पार्ट्स, डैमेज द ब्लड वेसल्स, मैंने पहले ही बोला ब्लड वेसल्स को वो प्रभावित करता है और वहां पर ब्लीडिंग वगैरह होने लग जाती है, ठीक है ना। एब्डोमिनल पेन होता है, वॉमिटिंग होती है, ब्लीडिंग गम्स, स्किन रैशेज एंड आई पेन आर सम ऑफ द अदर सिम्टम्स। तो ये नॉर्मल चीजें हैं, देख जाइएगा इसको। और इसके बाद ट्रीटमेंट क्या है, तो अभी तक भैया इसका कोई जो है विशिष्ट जो भी उपचार है, स्पेसिफिक जो ट्रीटमेंट है अवेलेबल ही नहीं। अब आप देखिए, पहले मूवीज में देखते थे आप लोग कि वायरस अटैक होगा, अब पूरी दुनिया जो है मास्क पहन के चल रही है। आप देख रहे हैं कि कितना अनएक्सपेक्टेड है, हम बहुत ज्यादा डेवलप है, हमने नैनो टेक्नोलॉजी पे काम कर लिया, हमने रोबोटिक्स पे काम कर लिया, हम मंगल पे जा रहे हैं, बुध पे जा रहे हैं। एक छोटा सा वायरस, सोचने वाला विषय है ये, क्यों आखिर हम जो है इससे परेशान हैं। यूएस हो, आपका यूरोप हो, आपका रशिया हो, चाइना हो, कोई बना पाया क्या इतने दिन में वैक्सीन? ये क्या है आपका नेचुरल जस्टिस, इसी को बोलते हैं प्रकृति का न्याय, है ना, जो उनको आप भगवान बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। क्योंकि आप देखिए कि प्रकृति में जिस तरीके से जो मानवों का जो हस्तक्षेप बढ़ रहा है ना, ह्यूमंस का जो कॉन्फ्लिक्ट वहां पर आप देख रहे हैं एनवायरमेंट के साथ, उसी के साइड इफेक्ट्स हैं ये सब, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। और इससे निपटने के लिए अब पूरा विश्व परेशान है। मतलब ये तो पता चल गया ना कि एक छोटी सी चीज कितना भी डेवलप हो जाए हर किसी को परेशान करके रख सकता है, एक छोटा सा वायरस, है ना। इस डोमेन में हमको सोचने की जरूरत है, इंटरव्यू वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो यहां पर ये बताया जा रहा है कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं। उसके अलावा जो भी मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स होते हैं आर ट्रीटेड विद दिस वायरस ओनली थ्रू इंट्रावेनस फ्लूइड। किससे ठीक होते हैं? जो अंतःशिरा द्रव है उसके माध्यम से इनका इलाज किया जाता है ना। इसको इंग्लिश में ही देखिएगा, इंट्रावेनस, ठीक है ना। और इसको आप रोमन में लिख भी सकते हैं, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है। आप स्पेलिंग भी लिख सकते हैं उसके अंतर्गत, किसमें? ब्रैकेट में, क्योंकि जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जब हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मर्म समाप्त हो जाता है। इट इज अ मेडिकल सिस्टम अंडर विच फ्लूइड इज डिलीवर्ड डायरेक्टली इनटू अ पर्सन्स वेन। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्टली जो है फ्लूइड को जो है वहां पर उनकी नसों के माध्यम से व्यक्ति के शरीर के अंतर्गत जो है अंदर जो है उसको क्या
मतलब इंजेक्ट करके उसको प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है ना। नॉर्मल सी चीज़ें, इसके बाद आगे की ओर चलेंगे। और जो नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर टॉपिक है वो है आपका डीम्ड फॉरेस्ट के बारे में, है ना। एनवायरमेंट से रिलेटेड है, फिर से पेपर 1 पेपर 3 में रख सकते हैं आप इस न्यूज़ को। तो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने अभी ही मतलब ये बोला है कि विल सून रिमूव कर रहे हैं 6.64 जो लाख हेक्टेयर्स है आपका फॉरेस्ट का एरिया इन द स्टेट्स 9.94 लाख हेक्टेयर्स एंड हैंड इट ओवर टू द रेवेन्यू अथॉरिटीज। ये हमारे लिए क्या है, ये रेफरेंस है, ये रटना उठना नहीं, कितने हेक्टेयर क्या है कैसा है। अब हमको जानने की जरूरत है कि भैया डीम्ड फॉरेस्ट क्या है, ठीक है ना, और किस तरीके से जो है हमारे प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। जैसे आप 1980s वाला देखते होंगे जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ना, किस तरीके से हम वहाँ पर काम कर रहे हैं। 1972 वाला आप देख रहे हैं, है ना, एक्ट, उसके अंतर्गत आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंतर्गत नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है आपका, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, सैक्रेड फॉरेस्ट है। अब वो सब चीजें रिवाइज करने की जरूरत है हमको तुरंत, जैसे ही देखे हमको लिखा हुआ है तो भी 2 बार रिवाइज करो, आप तो भी करें, रिवीजन करते करते हुए मुंह में चीजें जो है याद की हुई रहनी चाहिए। बिल्कुल कोई पूछे नहीं कि पट्ट से 10 पॉइंट याद आने चाहिए, ठीक है ना, तैयारी वो है। तो यहां पर ये बताया जा रहा है कि भैया ये जो स्टेप है आपका, जब इसको मतलब इंप्लीमेंट कर लिया जाएगा, है ना, तो दिस स्टेप हैज बीन टेकन आफ्टर अ स्टडी of the actual extent of actual forest areas by the local committees led by officials of revenue, forest and land records department in each district। नॉर्मल सी चीज है। अब हमको जानने की जरूरत है कि भैया डीम फॉरेस्ट होता क्या है। तो सीधी सी बात, पहली बात यह है कि इसकी कोई तो स्पेसिफिक जो है इसकी डेफिनेशन नहीं है, कहाँ पर, है ना, मतलब किसी भी लॉ में नहीं है, और ऊपर से जो आपका फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1980s का उसके अंतर्गत भी नहीं है, ठीक है ना। ये हमारे यहाँ ना बहुत सारे रूल्स में, आप आईटी एक्ट देखिए, है ना, 2000 वाला, उसको जो है आपका अमेंडमेंट जो आप उसमें देखेंगे, कुछ भी देखेंगे आप उसमें देखेंगे बहुत सारे जो आपके आईटी के अंतर्गत अपराध आज की डेट में देखे जा रहे हैं उसको एड्रेस ही नहीं किया गया। तो जब पहले लॉ ही नहीं होगा आपके यहाँ, तो कानून ही नहीं है जब आपके यहाँ, तो आप कैसे उसको जो इंप्लीमेंट। अब हमारे यहाँ साइबर थ्रेट देख रहे हैं कितना भयंकर है, इतने सारे स्कैम्स चल रहे हैं ऑनलाइन कि जिसकी हद नहीं है। अब बोलते हैं अवेयरनेस, अरे भैया जो बुजुर्ग आदमी नहीं जानते बेचारे, फोन लिए अपना, उनके पास फोन गया, किसी ने पूछा, कुछ बता दिया, उनका पैसा गायब हो गया। इस तरीके की जो समस्याएं हैं हमारे यहाँ अभी, डीबीटी, अरे भैया बुजुर्ग आदमी आप खुद नहीं गया, उसका भी कोई फायदा उठा सकता है वहां पर। तो इन सब चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है ना, यही है साइबर सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट जो आप लोग पढ़ते हैं जो पेपर 3 में, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए जो आपका फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट है या कोई भी लॉ, इसके अंतर्गत इसको स्पष्टता पहली बात तो परिभाषित नहीं किया गया। एक केस है आपका, इसको आप नोट डाउन करके किनारे रख लीजिएगा। टीएन जो आपके गोदा वर्मन थिरुमलापाद है 1996 के, उसमें जो हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अधिनियम के तहत वनों की जो है एक डिटेल्ड डेफिनेशन दी। अब सब काम तो हमारे कोर्ट ही कर रही है, ठीक है ना, सरकार का जो काम है बेचारी कोर्ट को करना पड़ रहा है। तब फिर वहां पर एक नया विवाद उठ के आता है कि भैया जुडिशियल ओवर रीच है। काय का ओवर रीच है, आप काम नहीं करोगे तो कोई तो करेगा ना, कोई तो कर रहा है काम, कम से कम आपको तो टेंशन नहीं है ना, क्योंकि भैया एक बार सरकार बन गई अगर यहाँ इस स्टेट में, तो बाकी की स्टेट्स में कैसे सरकार बन जाए, क्योंकि मेन तो हमको सत्ता में रहना है ना, देश के लिए काम करना नहीं है हमको, ठीक है ना। तो जो वर्ड है आपका फॉरेस्ट शुड बी अंडरस्टूड अकॉर्डिंग टू इट्स जो भी डिक्शनरी है मीनिंग, दिस स्टेटमेंट कवर्स ऑल जो आपके स्टैच्यूटरली जो रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट है। अब इसको आप देखिए, वेदर रिजर्व प्रोटेक्ट और अदरवाइज स्पेसिफाइड फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। नॉर्मल सी चीजें रटना नहीं। अब सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार बताया गया कि जो धारा 2 में जो शामिल वन भूमि शब्द है, वन भूमि मतलब क्या हो गया आपका, फॉरेस्ट लैंड हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो फॉरेस्ट लैंड वर्ड यूज किया गया है उसमें न केवल ऐसे फॉरेस्ट शामिल होंगे, जंगल शामिल होंगे जैसा कि जो है उसकी मीनिंग से समझा जाता है, जबकि बोला उन्होंने कि इसको इतना जो है नैरो मतलब एस्पेक्ट में नहीं देखना है कि जो आपका वहां पर जो टर्मिनोलॉजी दी गई है मीनिंग है ना, उसके अंतर्गत बस आप उसी को मतलब बहुत ही जो है ऐसे जंगल को ही शामिल कर ले, है ना, नॉर्मल से। तो उन्होंने बोला उसकी जो है मैक्रो आपको डेफिनेशन देखने की जरूरत है, जिसमें केवल फॉरेस्ट वर्ड शामिल नहीं होगा, है ना, किससे फॉरेस्ट वर्ड, उसके अंतर्गत जो भी आपके मान लीजिए कि स्वामित्व है अगर किसी वन भूमि में किसी का, उसके बावजूद अगर वो सरकारी रिकॉर्ड में जंगल के रूप में दर्ज क्षेत्र भी इस परिभाषा में शामिल होंगे, तो कुल मिला के ये कि वहां से जो है विस्तृत परिभाषा का प्रयोग किया जाने लगा जो आपका फॉरेस्ट के अंतर्गत ये बात कर रहे हैं, है ना। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नॉर्मल सी चीज है। और उन्होंने बोला कि द टर्म वुड इंक्लूड नॉट ओनली फॉरेस्ट एज अंडरस्टूड इन द ग्लॉसरी बट ऑल्सो एरिया रिकॉर्डेड एज अ फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रिगार्डलेस ऑफ ओनरशिप
वुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन दिस डेफिनेशन। इतने बड़ी चीज का एक ये है, आपकी ये जानने की जरूरत है और सुप्रीम कोर्ट की कमेंट्री जानने की जरूरत है, ये वाली लाइन। बाकी पूरा पैराग्राफ जो है एक तरीके से कहानी है। अब इसके बाद जो है कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो है ऐसा क्यों करना चाह रही है, तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी देख लेते हैं। 2014 में कांग्रेस की जो आपकी गवर्नमेंट थी उसने डिसाइड किया था फोकस करने में क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, नॉर्मल सा पॉइंट है। इसके बाद जो है यहां पर ये कहा गया कि जो सम आपके स्टैच्यूरी फॉरेस्ट हैं वर रॉन्गली क्लासिफाइड एज डीम्ड फॉरेस्ट बाय द एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो वहां पर एक जो है कमेटी बनाई गई, तो कमेटी की रिकमेंडेशन में फिर यहां पर क्लासिफाई जो है, जो क्लासिफिकेशन जो आपका किया गया है यहां पर वैधानिक वन को, है ना, तो उन्होंने बोला कि डीम फॉरेस्ट के रूप में गलत तरीके से यहां पर उनका कैटेगराइजेशन किया गया। इसके बाद गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि जो आपकी टर्म है, डेफिनेशन है ऑफ फॉरेस्ट वाज अप्लाइड टू आइडेंटिफाई एरियाज विथ डेंस फॉरेस्ट वर नॉट यूज टू यूज वेल डिफाइंड साइंटिफिक जो आपका लिखा है वेरिफिएबल क्राइटेरिया रिजल्टिंग इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट, एक सब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन ऑफ रीजन्स वाज डन। नॉर्मल सी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल मतलब ऊपरी तौर से हमको इस टॉपिक को देखना है, ठीक है ना। यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हो गया आपका, अभी 2 दिन पहले किसी टॉपिक में हम लोगों ने उसको कवर किया था, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर लिखा गया है कि सरकार ने यह भी तर्क दिया है यहां पर कि यह सब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन है, कॉज्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड अदर डिपार्टमेंट सच एज रेवेन्यू, इरिगेशन, पब्लिक वर्क एंड एनर्जी। सीधी बात है, जहां पर भी सब्जेक्टिविटी होती है तो वहां पर जो है विभिन्न संस्थाओं के बीच जो है कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। हमारे यहाँ आप चले जाइए किसी काम के लिए किसी ऑफिस में, बोलेंगे ये तो हमारा काम नहीं है, उस डिपार्टमेंट में चले जाओ, उस डिपार्टमेंट में चले जाओ। तो बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कि रूल्स बनाए जाते हैं किस लिए, गोल को अचीव करने के लिए, लेकिन जब ये रूल्स हैं खुद अपने आप में गोल्स बन जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, हम इसी को अचीव करने में लग जाते हैं और गोल तक पहुंच ही नहीं पाते, उसी को गोल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज है और हर जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पर कि इसी के कारण यहाँ पर संघर्ष होता है भैया, ये सब्जेक्टिव है आपकी, यहाँ पर जो भी चीजें दी गई हैं तो समझ ही नहीं आता कि किसकी अथॉरिटी के अंतर्गत आएगा, कौन से वन के अंतर्गत है, कैसे कैटेगराइजेशन किया जाए, तो डिपार्टमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। दूसरी चीज ये कि ये भी आर्ग्यू दिया इन्होंने कि लैंड वॉज रैंडमली क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट बाय द अथॉरिटीज कॉजिंग हार्डशिप टू फार्मर्स इन सम एरियाज। तो बोले कि भैया इस तरीके से जो आपका यादृच्छिक रूप से जो आपका वन का क्षेत्र जो है वर्गीकरण किया गया है उसका, तो उससे जो है कुछ क्षेत्रों में फार्मर्स को भी वहां पर कठिनाई हो रही है ना। तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो ये है आपका इंडिया जो है रिफ्यूट्स रिपोर्ट्स ऑन यूज ऑफ माइक्रोवेव वेपन्स बाय चाइना। नॉर्मल सी चीजें पेपर 2 में रख सकते हैं, इंटरनेशनल जो आपकी हमारा क्या है, इंटरनेशनल जो आपका पॉलिटिक्स वाला डोमेन है वहां पर इसको रख सकते हैं। तो यहां पर इंडियन आर्मी हैज डिसमिस्ड अ रिपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटिश डेली न्यूज़पेपर द टाइम्स एज बेसलेस एंड फेक, which cited a Chinese professor for claiming that the Chinese army had sent Indian troops from Ladakh using माइक्रोवेव वेपन्स फॉर रिमूवल, है ना। तो भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए ये बोला जा रहा था कि माइक्रोवेव हथियार का इस्तेमाल किया था, है ना, चीनी सेना ने लद्दाख से भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए। तो उसके संदर्भ में आपका ये मैटर है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं कि हम इसका फिर से कहानी देखें, नॉर्मल देख लिया हमने, रेफरेंस ये है। अब इसका बैकग्राउंड बताया जा रहा है। तो इंडिया एंड चाइना हैज बीन लॉक्ड इन टेंस स्टैंड ऑफ अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये तो लगातार है न्यूज में, ठीक है ना, इन लद्दाख फॉर द पास्ट 6 months ऑन June 15। तो डेट वेट हटाइए, यहाँ पर डेट वेट नहीं याद रखना हमको। 20 इंडियन जो है सोल्जर्स हैं एंड अननोन चाइनीज सोल्जर्स वर किल्ड इन अ फियर्स स्कर्मिश बिटवीन 2 आर्मीज इन द गलवान वैली। रोज आती है गलवान वैली, तो हमको बार बार देखने की जरूरत है इसको, है ना। यही सब क्षेत्र पूछ लिए जाते हैं प्रीलिम्स में ज्योग्राफी के अंतर्गत, ठीक है। अब क्या देखने की जरूरत है हम लोगों को कि भैया माइक्रोवेव जो आपके वेपन्स है वो होते क्या है ना। तो इनको जो भी आपके माइक्रोवेव वेपन्स के रूप में जिनको कंसीडर किया जाता है, ये क्या है, टू बी अ टाइप ऑफ डायरेक्ट एनर्जी वेपन, है ना, मतलब डायरेक्ट एनर्जी वेपन होते हैं, एमिंग फॉर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी एट अ टारगेट इन द फॉर्म ऑफ अ साउंड, लेजर और माइक्रोवेव। समझ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी है तो टारगेटेड रूप से जो है उसका यूज करके, है ना, जिसके एस्पेक्ट बता रहे हैं एज अ साउंड, लेजर, है ना, और जो भी आपका माइक्रोवेव है टारगेट करके वहां पर हमला किया जा सकता है। ये जानने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन नोट डाउन करके किनारे रख लीजिएगा। और देखिए यहां पर अगर बताया जा रहा है कनेक्ट करने के लिए, इफ वी अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ माइक्रोवेव ओवन, जो आप लोगों ने देखा होगा, इन एन माइक्रोवेव ओवन एन इलेक्ट्रॉन ट्यूब कॉल्ड अ, जिसको मैग्नेट्रॉन बोला जाता है, वो प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसी के द्वारा जो है सारी चीजें उसमें बनाई जाती हैं। दैट बाउंस अराउंड द मेटल इंटीरियर ऑफ द डिवाइस एंड आर एब्जॉर्ब बाय फूड, ठीक है। जो फूड है उसको एब्जॉर्ब करेगा तब वो पकता है वहां पर, तब वो बनता है ना। माइक्रोवेव्स एक्साइट द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द फूड एंड देयर वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस हीट दैट कुक्स द फूड
foods with a high water content cook faster in a microwave than to drip foods। तो जिसमें जो है ज़्यादा जो पानी की मात्रा होती है ना, तो उच्च पानी की मात्रा उसके साथ जो है तेजी से पक जाता है वो, है ना। तो ये जो है नॉर्मल सी चीज़ है, इसकी फंक्शनिंग बताई जा रही है, तो उसी से कनेक्ट करके आप समझिएगा कि माइक्रोवेव वेपन्स क्या होते हैं। तो दीज माइक्रोवेव जो आपके माइक्रोवेव वेपन्स हैं ऑल्सो वर्क लाइक दिस प्रिंसिपल इसी प्रिंसिपल पर जो है उसी की तरह लगभग जो है वो कार्य करता है। अब किन किन कंट्रीज के पास ये माइक्रोवेव वेपन्स हैं, है ना, तो ये जो आपकी द डेली मेल है ना, उसकी रिपोर्ट के अनुसार जो है आपका चाइना ने पहली बार डिस्प्ले किया था माइक्रोवेव वेपन को, ठीक है ना, नेम्ड पॉली WB1 एट एन एयर शो इन 2014, है ना। ये जो है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फैक्ट, इसके संदर्भ में क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, और ना भी करें तो 2 लाइन का फैक्ट है, हमको किनारे रखना चाहिए इसको, ठीक है ना। उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स हैज आल्सो डेवलप्ड अ प्रोटोटाइप माइक्रोवेव स्टाइल वेपन विच इट कॉल्स द एक्टिव डिनाइल सिस्टम। क्या बोलते हैं? एक्टिव डिनाइल सिस्टम, है ना। दोनों जो है आप देख जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल है, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब ये बता रहे हैं यहां पर कि हिस्ट्री में पास्ट में कभी क्या यूज किया गया है इसका, तो द यूएस हैड अपेरेंटली डिप्लॉयड सच अ वेपन इन अफगानिस्तान। तो बोला जाता है भैया कि मतलब अपेरेंटली जो है इस तरीके के हथियारों का उपयोग किसने किया था? यूएसए ने किया था। कहां पर? अफगानिस्तान में। बट विथड्रू इट विदाउट यूजिंग इट अगेंस्ट ह्यूमन टारगेट्स। तो भैया उन्होंने मानवों के ऊपर जो है उसको लक्षित नहीं किया था, यूज नहीं किया था, है ना, वहां से उसको विड्रॉ कर लिया। मोर देन 3 डजन यूएस डिप्लोमैट्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज इन क्यूबा एंड चाइना वर टारगेटेड यूजिंग माइक्रोवेव वेपन्स। All of these individuals reported mysterious grating noises or sudden pressure changes and vibration in their hotel rooms or homes। जो भी आपके जहां पर वो रुक रहे थे, रह रहे थे, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वहां पर उन्होंने इस तरीके से जो है वहां पर फील किया, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट लिखा गया है कि ये कितने खतरनाक हो सकते हैं, तो कॉन्सन ये है जो रेज मतलब कॉन्सन जो यहां पर बताया जा रहा है दैट दे मे डैमेज द आईज। ये आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज कर सकते हैं, जैसे कान हो गया आपका, आंख हो गया आपका, है ना। और ये कार्सिनोजेनिक जो है इसके इफेक्ट्स भी हैं लॉन्ग रन में। अगर लॉन्ग टाइम तक जो है हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता रहा, हम उसके कॉन्टैक्ट में रहे इस तरीके के हथियार में, तो उससे जो है कैंसर वगैरह भी हो सकता है। हाउएवर द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्पेसिफिकली स्टेटेड दैट इट्स एक्टिव लाइबिलिटी सिस्टम इज नॉट द कॉज ऑफ कैंसर और इनफर्टिलिटी। तो नॉर्मल सी चीज है, इसको देख जाइएगा, ठीक है ना। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और नेक्स्ट जो हमारा फेज है ये आपका रिलेटेड है किससे? एमसीक्यूज से रिलेटेड है। और सबसे पहले गिल्लन बरे जो आपका सिंड्रोम है उसके बारे में यहां स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि इट इज अ वेरी रेयर क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कॉज्ड बाय जीबीएस, आपका बैक्टीरियल और वायरल इंफेक्शन। कैसा इंफेक्शन है? वायरल है, ठीक है ना। और ये आपका क्या है? ऑटो इम्यून जो आपका डिसऑर्डर है। तो ये बिल्कुल पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इंफॉर्मेटिव है, इसके बारे में जानकारी लिखना जरूरी है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। उसके बाद यहां पर दूसरा जो स्टेटमेंट है कि अगस्त 2020 से भारत में देयर आर केसेस वेयर सम पेशेंट इन्फेक्टेड विद कोविड-19, जो कुछ आपके रोगी हैं जो कोविड-19 से प्रभावित जो है अफेक्टेड है, संक्रमित पाए गए, हैव बीन फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम गिल्लन बरे सिंड्रोम। आप समझ रहे हैं, उससे भी पीड़ित पाया गया उनको, बिल्कुल ठीक बात है, दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। तीसरा ये कि इसमें होता क्या है? द इम्यून सिस्टम ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम दिस डिसऑर्डर एक्सीडेंटली स्टार्ट्स अटैकिंग द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें पैरालाइज्ड वगैरह भी हो सकते हैं, है ना लोग, एंड इन एन अटेम्प्ट टू किल द कोरोना वायरस अफेक्टिंग द एबिलिटी ऑफ द बॉडी पार्ट्स थ्रू द फंक्शन। एक बात बताइए, जो कोरोना में सबसे बड़ी समस्या क्या है? इम्यूनिटी जिसकी स्ट्रांग होगी, है ना, उसको कम इंपैक्ट करता है। इसीलिए क्या है कि जो आपके बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं वो सबसे ज्यादा प्रोन है इसके अंतर्गत, है ना। अब ऊपर से इस तरीके की बीमारी हो जाए आदमी को, तो इम्यूनिटी तो पावर जो है वैसे भी डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो आसानी से जो है वो प्रोन हो जाते हैं इस तरीके की जो भी आपकी संक्रमित करने वाली बीमारियां हैं उनके संदर्भ में, और ज्यादा क्या वल्नरेबल हो जाते हैं वहां पर। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, और ये आपका इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। इसके बाद जो सेकंड यहां पर क्वेश्चन है ये काउ प्रोटेक्शन कैबिनेट के बारे में है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि जो फर्स्ट मीटिंग है अंडर द काउ कंजर्वेशन कैबिनेट विल बी हेल्ड ऑन 22 नवंबर एट 12 नून ऑन, जो आपका क्या है, गोपाष्टमी जो है आपकी एट गौ सेंचुरी आगर मालवा। आगर मालवा कहाँ है भैया? आगर मालवा एमपी में है, पहली चीज। तो यहाँ पर ये जो है आपकी क्या किया गया, इसका आयोजन किया गया 12 बजे 1 बजे, ये याद नहीं करना है हमको, एमपीपीसीएस पूछ सकता है क्योंकि वो भी मतलब उसके क्वेश्चंस भी जो है
उटपटांगी बनाता है वो, है ना, तो वो पूछ सकता है। एमपी वाले स्पेसिफिक जो है एक बार देख जाइएगा, ठीक है ना। टाइम वाइम तो मत ही देखिएगा, एक क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ऐसा क्वेश्चन कोई पूछे छोड़ दीजिए। मेरा मानना ये है कि अगर ऐसे क्वेश्चन जैसे बिहार में, झारखंड में एक बार पूछा गया था कि किस टाइम पे जो है वो आपके कूद के भागे थे जयप्रकाश नारायण जेल से, तो मैं ऐसे क्वेश्चन से स्किप करने की बिल्कुल स्किप करता हूं और करने के लिए बोलता भी हूं। ऐसे एक साढ़े क्वेश्चन के लिए 10 हमारे अच्छे क्वेश्चन छूट जाते हैं। अरे भैया 100 के 100 थोड़ी कर रहे हैं यार, छोड़ने का भी डोमेन है ना, नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, बस ये याद रखना है कि किस स्टेट से रिलेटेड है और कौन सी जो गौ सेंचुरी है वहां पर इसको जो है किया गया है ना। तो ये आपका क्या है, ये एमपी में है आपका, और पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो है एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट, पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट, रेवेन्यू, होम एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट विल बी इंक्लूडेड इन द काउ कैबिनेट, बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद जो लास्ट स्टेटमेंट है कि द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ काउ कैबिनेट फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ कैटल। तो जब जगह एमपी में है, मीटिंग एमपी में हो रही, तो कहां से यूपी गवर्नमेंट आ जाएगी। ये यहां पर स्टेट गलत दिया गया है, एमपी के लिए है और एमपी पीसीएस के लिए स्पेसिफिक, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ऊपर के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, थर्ड जो स्टेटमेंट है वो गलत इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लिखा गया है जो कि मध्य प्रदेश सरकार होगा। तो 1 और 2 ओनली इसका आंसर हो जाएगा जो कि बी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा रिलेटेड है जो वातायन आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, वो अवार्ड है जो आपका क्या है, वातायन जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है आपका, उससे रिलेटेड है। तो पहला स्टेटमेंट है कि ये जो आपका अवार्ड है विल बी कन्फर्ड टू द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो आपके रमेश निशंक है फॉर हिज लिटरेरी वर्क्स, है ना, बिल्कुल ठीक है। पहला स्टेटमेंट इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। दूसरा ये अवार्ड जो है गिवन मतलब किसके द्वारा दिया जाता है, तो दिस अवार्ड इज गिवन बाय वातायन यूके ऑर्गेनाइजेशन इन लंदन, इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है ना। इसके बाद जो तीसरा है कि इट इज गिवन टू पोएट्स, राइटर्स एंड आर्टिस्ट फॉर देयर लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रसून जोशी और जावेद अख्तर जी लोगों को भी ये पुरस्कार मिला है। तो ये आपके तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फैक्चुअल पार्ट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा जो कि डी में दिया गया है। इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।